हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम हेमाटोलॉजी का अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अनीमिया को ही हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमो और लाइटिक मतलब टूटना। हीमोलाइटिक अनीमिया में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होता है या आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। बोन मैरो आरबीसी प्रोडक्शन को 6 से 8 टाइम तक बढ़ा देता है, लेकिन जब डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है और मैरो कंपनसेट नहीं कर पाता तब अनीमिया डेवलप हो जाता है। यानी कि हमारी जो एरिथ्रोपोइसिस चल रही है वो नॉर्मल रेट से चलती है। उसके बाद सेल कुछ टूटते हैं अपनी एक एज के बाद, लेकिन अगर उनका टूटना ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो पहले तो बॉडी क्या करती है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिस से, यानी 6 से 8 गुना उसका रेट बढ़ाएगी कि जितना सेल लाइसिस हो रहे हैं उतनी हमारे नहीं आ जाए। एक टाइम के बाद क्या होता है कि इतने होने के बाद भी जो नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टेड आरबीसी है वो बढ़ जाते हैं, तो उसको हम हीमोलाइटिक अनीमिया कह देते हैं। नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया, दो टाइप के हीमोलाइटिक अनीमिया होता है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। इंट्रावेस्कुलर में सारा डिस्ट्रक्शन जो है उसका आरबीसी का वो सर्कुलेशन में हो रहा है, और एक्स्ट्रावेस्कुलर में डिस्ट्रक्शन सर्कुलेशन के बाहर हो रहा है और जनरली मैक्रोफेजेस के द्वारा हो रहा है, जैसे स्प्लीन में हुआ, लिवर में हुआ, बोन मैरो में हुआ, लिम्फ नोड में हुआ। इसके कॉजेज क्या होते हैं? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जैसे कि नाम बता रहा है, इसमें आरबीसी में डिफेक्ट होगा। मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है। मेम्ब्रेन डिफेक्ट दो टाइप की बीमारियों में होता है, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस और इलेप्टोसाइटोसिस। स्पीरोसाइटोसिस में शील स्पेरिकल की तरह हो जाती है और इलेप्टो में एलिप्टिकल हो जाती है। अच्छा, कुछ हमने पढ़ा था अभी पीछे से हम पढ़ के आ रहे हैं, थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के जो डिफेक्ट होते हैं उससे भी हो सकता है। थैलेसीमिया आपको पता है क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि जो एचबी हैं उनकी टोटल क्वांटिटी बहुत कम हो रही है। सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि वो बन तो रहे हैं लेकिन उनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी खराब है, इसकी वजह से उनकी क्वालिटी डाउन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव एंड सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव। अच्छा, कई बार एंजाइम्स की भी डिफिशियंसी हो जाती है, जीपी60 भी हम आगे इसके ऊपर भी एक चैप्टर है, तो अभी आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए। एक्सटेंसिंग नॉर्मल आरबीसी बस एक्सटर्नल कॉज से डैमेज, यानी कि बने तो सही लेकिन किसी वजह से वो खराब हो गए। तो इसमें हो गया इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, जो कि एलो इम्यून, ऑटो इम्यून, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है। पैरासाइट्स जैसे कि मलेरिया सबसे ज़्यादा आरबीसी पे इफेक्ट डालता है। बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रेडिया, वेनम, स्नेक वेनम, आपको पता है स्नेक वेनम में कैसे बॉडी में अंदर फिर फ्रेगमेंटेशन हो गया, जिसमें डीआईसी, एचयूएस, प्रोस्थेटिक वॉल्स हो गए, बर्न्स हो गई, ड्रग्स हो गई। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इनकी वजह से होता है। बायोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं हीमोलाइसिस में? देखिए, ग्लोबिन में अमीनो एसिड्स जनरली यूज हो जाते हैं ग्लोबिन चेन सिंथेसिस में, वो बार बार घूमते रहते हैं उसी साइकिल में। हीम में क्या होता है आपको पता है, आयरन जो है ट्रांसफरिन बाउंड होता है और ये भी रीयूज्ड होता है। और प्रोटोफायरिन रिंग ब्रेक डाउन होता है, यानी एक बार बना, फिर उसमें से आयरन ट्रांसफरिन के साथ अटैच हुआ, फिर निकल के साइकिल में चला गया, अब प्रोटोफायरिन टूट गई। तो ये कंटिन्यूस चलते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री हमने साइकिल पढ़ी थी उसी टाइप से। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए बिलिवर्डिन कहाँ से बनता है। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से बनता है। ये लिवर में जाके कॉन्जुगेट हो जाता है, फिर बाइल में चला जाता है ग्रीनिश येलोइश बन के, और उससे फिर इंटेस्टाइन में जाके स्टेरोकोबिलोनिजन बन जाता है। यूरोबिलोनिजन यूरिन में एक्सट्रेट होता है और फीसिस में स्टेरोकोबिलोनिजन होता है। यानी कि जो हमारा यूरिन होता है उसमें जो येलो कलर होता है वो इसी यूरोबिलोनिजन की वजह से होता है, और फीसिस में स्टेरोकोबिलोनिजन होता है। हेमोलाइटिक अनीमिया में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाता है, यूरिन बिलिरुबिन बन जाएगा, फीकल स्टेरोबिलोनिजन बढ़ जाएगा और स्टोरेज आयरन बढ़ जाएगा। क्योंकि सेल्स का टूटना बहुत है तो वेस्ट प्रोडक्ट की अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली आपको ये समझना चाहिए। इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में हेप्टोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है और सैचुरेशन होने पे हीमोग्लोबिनिया बनाता है, जिसमें हीमोग्लोबिनिया यूरिया भी बनता है और हीमोसिडोनिन यूरिया भी बनता है। जनरल लेबोरेटरी फीचर्स देख लेते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम आएगा, पीसीबी कम आएगा, आरबीसी कम आएगा। ठीक है, कई जो हमारी बीमारी है उसमें एनिसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, पॉलीक्रोमेजिया,
फ्रेगमेंटेड आरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ये सब भी इसमें पाए जाते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होगा। ठीक है, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने देखी होगी जितने अभी तक हमने टेस्ट पढ़े हैं, जहां भी पीसीवी, आरबीसी और एचबी कम हो रहा है वहां पे रेटिकुलोसाइट काउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, सीरम एलडीएच बढ़ जाता है। कई जगह पे कई बार हाइमोलाइटिक अनीमिया में बोन मैरो में हाइपरसेलुलर एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। कई में माइलॉइड एरिथ्रॉइड रेशो कम हो जाता है। ठीक है, आरबीसी का लाइफ साइंस में कमी हो जाता है, और स्पेसिफिक टेस्ट और हम डिटेल अगर जाना चाहें तो इसके लिए होते हैं। अच्छा, दो बीमारी होती है, हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस और हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस। मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन की जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन होती है उसमें स्पेक्ट्रिन और एनक्रिन की डिफेक्ट आने की वजह से उसका स्ट्रक्चर सही नहीं बन पाता, वो स्पेरिकल शेप में दिखता है आरबीसी। इससे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ये स्प्लीन में ट्रैप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से खराब हो जाता है। इनहेरिटेंस कैसा होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि ये पेरेंट से आता है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? रिकरेंट माइल्ड जॉन्डिस, फीवर, गालस्टोन, लेग स्प्लीन, लेग अल्सर, स्प्लीनोमेगाली। अच्छा, लैब में क्या होगा? एचबी थोड़ा सा कम आएगा, एमसीवी एमसीएच नॉर्मल आएगा, एमसीएचसी इंक्रीज आएगा। स्पेरोसाइट्स में सेंट्रल पेलर कोई नहीं होता है, और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी भी बढ़ जाती है। बायोकेमिस्ट्री क्या होगी? इनडायरेक्ट बिलोरुबिन बढ़ा हुआ आएगा, यूरिन बिलोरोजन भी बढ़ा हुआ आएगा, और सीरम एलडीएच भी बढ़ा जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट कूम्स टेस्ट नेगेटिव आता है। मैंने ऊपर एक बार बताया था, दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्योंकि लाइसिस ज़्यादा हो रहा है, आरबीसी टूट ज़्यादा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट बिलोरुबिन और यूरिन और फीसिस में भी बिलोरोजन की वेरिएंट बढ़ा हुआ ही आएगा। अब देख लेते हैं हेरिडेटरी एलिप्टोसाइटोसिस। आरबीसी इलेप्टिकल शेप के होते हैं क्योंकि उसमें भी मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफेक्ट होता है। ज़्यादातर केसेस माइल्ड हो जाते हैं और डिटेक्ट करना भी इजीली होता है। कुछ ही केसेस में मॉडरेट सीवियर हेमोलाइसिस होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस उसमें होता है। पैरोक्साइमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है। डीएमएलटी के लेवल पे इतना कोई सीवियर डिसऑर्डर पूछा नहीं जाता है, आपसे बेसिक पूछा ही जाएगा, यानी अगर क्वेश्चन भी आएगा तो हीमोलाइटिक अनीमिया पे आएगा। लेकिन आप अगर अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं या फिर एक बेसिक स्टडी भी रखना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट डिजीज है इनको देख तो लीजिए। मतलब इतना तो होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेरोसाइटोसिस में क्या होता है, लेप्टोसाइटोसिस में क्या होता है, तो आपको पता हो कि भाई इसकी बेसिक चीज़ें ये है। और मैंने ऑलरेडी उन सारे डिजीज को 2 पेज से जितना श्रिंक कर सकता था मैंने उतना मैंने कर दिया है। तो नोट्स ये आप इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो छोड़िएगा नहीं। पैरोक्साइमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया एक एक्वायर्ड क्लोनल स्टेम डिसऑर्डर है। इसमें एक जीन म्यूटेशन होता है पीआईजी, और इसमें जीपीआई एपी प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, CD55 CD59। आरबीसी कॉम्प्लीमेंट सेंसिटिव होता है, और ये होता है जहाँ इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं उसमें? एपिसोडिक नॉक्टर्नल हेमोलाइसिस, डार्क यूरिन आता है, अनीमिया, थ्रोम्बोसिस अनयूजुअल साइट्स। लैब में क्या इसकी रिपोर्ट आएगी? एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रेटिकुलोसाइट, ये सारे फैक्टर इंक्रीज आएंगे। एचबी यूरिया, हेमिसिडन्यूरिया, एलडीएच, ये तीनों इंक्रीज आएंगे, और कूम्स टेस्ट नेगेटिव आएगा इसमें। ठीक है ना, एक बार समरी देख लेते हैं। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में स्पेक्ट्रिन एंक्रिन डिफेक्ट होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, और इसमें एमसीएचसी स्पेरोसाइट्स इंडायरेक्ट बिलोरुबिन पड़ा हुआ आता है। इसका एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बोलते हैं। जो कि हमारा हेरिडिटरी एलेप्टोसाइटोसिस, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफेक्ट होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, और इसमें एलेप्टोसाइट्स की प्रेजेंस होती है। फिर एक पीएनएच डिजीज आपने देख ली, इसमें PIGA जीन म्यूटेशन होता है, ये एक्वायर्ड होती है। इसमें हमारा एचबी यूरिया, एलडीएच और साइटोपिनिया तीनों बड़ा हुआ आता है, और इसके लिए हेम्स टेस्ट है। ठीक है, लास्ट के कुछ चैप्टर्स जो है हमारे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, और जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं या नॉन बायो बैकग्राउंड से उनको मुश्किल आएगी, लेकिन आप लेक्चर्स को देखते रहिए। देखिए, प्रैक्टिस से आप किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। बस ये है, कई लोगों को 3 बार में समझ में आ जाएगा लेक्चर, कई लोगों को 5 बार में आ जाएगा, कई को 1 बार में आ जाएगा, कई को 10 बार लगेंगे, लेकिन कर आप लोगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।